कल मैंने कुछ लोगों को बोला था कि वो पहले की जितने भी यूरोपीय साम्राज्य यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आई उनमें पुर्तगाली आए सबसे पहले, लेकिन कौन हुआ? अंग्रेज। ठंडा पानी पिया गलत है, सबसे सफल कौन हुआ? अंग्रेज सफल हुए। तो पुर्तगालियों को पतन क्यों हुआ और अंग्रेजों की सफलता क्यों हुई? ठीक, पहला तो ये हो गया था। प्लासी का युद्ध, ठीक। तीसरा बक्सर का युद्ध, कल मैंने आप सब लोगों को थोड़ी थोड़ी काम की चीज़ें बता दी थी और कुछ चीज़ें मैं आपको आज ही बता देता हूँ, ठीक है। चार पाँच मिनट क्लास में थोड़ी सी सूरत ही लगती लोग आ रहे थे, तो हम मेन मोड प्रेजेंट के साथ थोड़ा आपको नेक्स्ट भी समझाते हैं, ठीक है। ये अभी डिमांड करती गई है कि आपको नेक्स्ट भी समझाना है, बच्चों को पहले समझाओ उसके बाद उसको लिख पाओ, ठीक। नहीं पानी पीने को गलत है। तो अंग्रेजों की सफलता के कारण दूसरा प्लासी का युद्ध, तीसरा बक्सर का युद्ध, ठीक है। अब तक मोटे मोटे तौर पे ये तीन चीज़ें हैं। तो ऐसे शुरू के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में उसकी स्थापना हुई उसकी और महारानी एलिजाबेथ के द्वारा उसे 15 वर्षों का चार्टर प्रदान किया गया। तो 15 वर्षों का जो चार्टर प्रदान किया गया था वो तो केवल एक अस्थायी तौर पर था, ठीक है। तो 1609 में उस चार्टर में संशोधन किया गया। अभी लिखो मत आप, मैं लिखवा दूंगा, अभी आप लिखो मत, मैं उसको लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले चीज़ें समझ लो ना, समझना ज़्यादा जरूरी है। मैं लिखवा दूँगा तो फिर आप कौन सर लिखवाते समझाते नहीं, ठीक है। तो पहले चीज़ें समझ लो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब पुर्तगाल तो आ गए 1698 में, अंग्रेज भी आए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन किया। जब महारानी एलिजाबेथ ने उनको चार्टर के माध्यम से उनको भारत में व्यापारिक स्थापना करना, व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करना, व्यापार को बढ़ाना, उन सब की अनुमति दे दी जब तो चार्टर के माध्यम से दी गई। तो उन्होंने जो शुरुआती अनुमति दी थी वो अस्थायी थी और केवल 15 वर्षों के लिए, ठीक है। फिर 1609 में चार्टर आया, वो भी चार्टर 1600 आ जाओ और बैठो, कितने बैठ जाओ। 1609 में उन्होंने उसमें हल्का संशोधन किया। उसके बाद उनको अनंत काल के लिए व्यापार करने की पूरी छूट दी गई, ठीक है, कि आप भारत में व्यापार कर सकते हो। अच्छा, महत्वपूर्ण चीज ये है कि पुर्तगाल के साथ आए अंग्रेज, तो उसके 2-4 साल बाद आए। फिर अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि वो ज़्यादा सफल हुए, पुर्तगाली पिछड़ गए, पुर्तगाली को पतन हुआ और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश शासक ने हम लोगों पे साम्राज्य किया और लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा। औपनिवेशिक शासन में गुलाम रहे। हमारी सारी चाहे राजस्व की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे कानून संहिता हो, जो भी हो, जैसा भी हो, सारी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया। और ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किया, वो तो एक पक्ष है कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो यहाँ से बहुत सारा सोना ले गए, बहुत सारा पैसा ले गए। और ट्रेन चोरी जो दादा भाई ने मुझे की है तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे उन्होंने इमारतों का निर्माण करवाया, उन्होंने कानून संहिता भी बनाई, 3 लाख कोड भी बनाया, प्रशासनिक नियमों की संहिता भी बनाई,
ढेर सारे 1776 से लेके और 1935 तक ढेर सारे अधिनियम बनाए, क्योंकि 1935 के जो अधिनियम है वो कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर उसमें बहुत 70% भाग हमारे संविधान का 1935 से ही भारतीय अधिनियम है जो इंडियन एक्ट 1930 का उसी से किया गया था। तो उन्होंने, क्योंकि उनका अपना ये मानना था कि जो यूरोपीय लोगों का ये मानना था, अंग्रेजों का जो मानना था कि हम लोगों का जो खान पान है, हम लोगों का जो रहन सहन है, हम लोग की जो व्यापारिक प्रणाली है, हम लोग मतलब जो भी करते हैं वो हम श्रेष्ठ हैं और भारत के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। क्योंकि प्राचीन भारत में डी.डी. कोसाम की एक मार्क्सवादी हिस्टोरियन हुए, उन्होंने कहा कि भारत तो सांपों का देश था। और आप सही तरीके से देखें तो हम लोग को आज़ादी को कितने साल हुए हैं, 70-75 साल हुए हैं। और वो लोग पहले तो उन्होंने शुरू से ही लोगों पे शासन किया है, पूरी दुनिया में शासन किया, उत्तर से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक। तो उनको चीज़ें रेगुलेट करना आती थी कि कैसे चीज़ों को रेगुलेट करना है। तो उन्होंने जो जो कहा जाए जरूरत समझी उस तरीके से, जैसे उन्होंने इंडिया में ही जब साम्राज्य स्थापित किया तो उनको लगा कि भारत पर नियंत्रण करने के लिए, भारत पर व्यापार चलाने के लिए हमको भारत के लिए बहुत बड़े बल की जरूरत है। तो लॉर्ड मैकॉले का जो फेडरेशन थ्योरी है कि जो दिमाग से जो अंग्रेज हों, भारतीयों ने जो काम को हमारे साथ में रखने हैं, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को शिक्षित करके और अपने हितों को अपनी व्यापारिक लाभ के लिए उन्होंने हम लोग को शिक्षित किया, जिनके माध्यम से हम एक वर्ग है जो यहाँ के लोगों का भी रहेगा, लेकिन उसको पढ़ा लिखा कर हम लोग उसको एक तरीके से बेहतर कर लेंगे अपने काम के लिए, अपने हितों के लिए। एक तरीके से कुशल मानव संसाधन, स्किल पर्सन, क्योंकि सबको तो उन्होंने नहीं बताया। कोई नाटककारी बोलता है कि यूरोप का एक पुस्तकालय संकुल भारत के ज्ञान से ज़्यादा अच्छा है, पुस्तकें जो भी हैं उनके पास। तो उनका था कि हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, कि हम आधुनिकता के बारे में सोचते हैं, हम तर्कवाद की बात करते हैं, ठीक है, हम रैशनल हैं, हम ये बहुत प्रकृति की बात है, ये नहीं ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि हमने उन चीज़ों का उपभोग किया है, उनको हमने उत्पन्न किया है। तो हम जहाँ भी कंट्रोल करेंगे, जहाँ भी व्यापार करेंगे, हम उस जगह को हम अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने शासन किया, तो उन्होंने जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट थे, जरूरी चीज़ें थी, जैसे उन्होंने संहिता बनाई, भारतीय पीनल कोड बनाया, मैंने आपको बताया था। उन्होंने कानून की किताबें लिखी ढेर सारी। आपने तो इंग्लिश लिटरेचर आप लोग पढ़ते हो, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ऐसे पढ़ते हो आप लोग, बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर की किताबें मिलेंगी। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकी कोई लाइन है कि बने हैं सुंदर और मनोहर मुझको बहुत बुलाते हैं, बिल्कुल ये जो मुझसे बातें याद मुझे आ जाती हैं, ऐसे करके विलियम वर्ड्सवर्थ ये पढ़ता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो देखो, जैसे एक जो पीढ़ी है ना, देखो हम, मेरे घर में कोई IAS हो गया, आपके घर में कोई IAS हो गया, जज हो गया, तो आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता पता होता है। और आप लोग अशिक्षित ही हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि या तो ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपको रास्ता दिखाए, या तो फिर अपने से आप मतलब मेहनत करें कि आप ये चीज़ों में पानी ऐसा करना पढ़ना है, ठीक है। तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये लोग तो अशिक्षित हैं भारत के लोग, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन लोगों को पहले शिक्षित बनाओ, ठीक है। लेकिन उनके शिक्षित का उद्देश्य ये नहीं था कि हमको भारत को बहुत शिक्षित बनाना है, एजुकेटेड बनाना। उनके लिए शिक्षण का मतलब था कि एक ऐसा वर्ग हमारे हितों के लिए तैयार हो रहा है, एक क्लास है वो हमारे उसके लिए तैयार हो रहा है। उसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी नीति अपनाई। जैसे आपने देखा हो टॉमस को आया, ठीक है, और वो आया, क्या नाम है, हॉकिंस आया, ठीक है। तो उनका उद्देश्य था कि बीच बीच में वो अपने दूतों के माध्यम से, चाहे अकबर के पास गया हो, चाहे जहांगीर के पास गया हो, और उसके बाद जो औरंगजेब उन्होंने तो कदम मनाही कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि उनका मेन मोटो ये था कि हम यहाँ पे मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है, मुगल शासक है, उनसे अपने व्यापारिक हितों के लिए कुछ छूट प्रदान, ये हमें व्यापार करवाने को छूट प्रदान करेंगे, हमें किलेबंदी बनाने की अनुमति दें। क्योंकि जब तक किसी उनका अपना कोई व्यक्तिगत जगह नहीं रहेगी जहाँ से वो कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, तब तक कैसे, मतलब एक स्थायी चीज़ तो चाहिए ना लोग को। जैसे आप भी यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, घर तो है ना आप लोगों का,
ऐसे वो चाह रहे थे किलाबंदी करने को मिले हमें व्यापार में ज़्यादा रियायतें, छूट, हमको अधिक से अधिक छूट दी जाए। व्यापार करके पता है कि उन्होंने टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो वो चीज़ें मतलब उनका था कि हम भारत में व्यापार करें तो भारत के जो साम्राज्य हैं, जो भारतीय मुगल साम्राज्य हैं, मुगल शासक हैं, वो हमें अधिक से अधिक छूट दें और वो हमारे हितों की बात करें। और टैक्स की भी एक लिमिटेड सीमा है, ऐसा नहीं कि आप टैक्स, जैसे आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहते हैं कि 100% टैरिफ लगाऊंगा मैं, सुना है आपने, न्यूज़पेपर में आप लोग सुनते होंगे कि 50% टैरिफ लगाऊंगा मैं। हाँ, जो ब्रिक्स कंट्री हैं या जो छोटे मंच हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में देखते रहते होंगे, तो उनके टैरिफ का उद्देश्य ये है कि हमको घाटा ना हो और इनका जो व्यापार वो हमारे हिसाब से चले। तो उसमें तो टैरिफ जैसा जो था बहुत मामूली चीज़ें थी, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा, क्योंकि मेन व्यापार भारत के साथ भी हो रहा था, एक लिमिटेड हिस्से में था जो बंगाल में आए। बंगाल में थोड़ा व्यापार करने का ये तरीका था कि इस तरीके से आप देखेंगे भारत के ये मोटा बंगाल, तो क्या होता है कि जो ये यूरोपीय भाग है यूरोपीय, तो यहाँ से आने में इनको आसानी होती है। हम मानचित्र देखेंगे क्योंकि ये तो हो गया पूरा मध्य पूर्व, ये हो गया इसके बराबर में यूरोप। तो यूरोप के इस माध्यम से आराम से आते हुए बंगाल तक आते थे, क्योंकि उन्होंने कुतुबनुमा यंत्र की खोज कर दी थी और वो दिशा सूचक यंत्र था, तो ये बताता है कि हवा किस दिशा में चल रही है, ताकि नाव से आने में जो भी वो यूज करते हो अपने लिए आने के लिए, तो वो उस माध्यम से यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत आसानी था, क्योंकि समुद्र के किनारे इलाका था, सारी चीज़ों की उपलब्धता थी, आराम से आप आ सकते जा सकते थे। इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हैं? केरल के साइड मुझे केरल में तो वो भी सब मेन चीज़ ये थी कि ये बंगाल की भूमि थी वो उपजाऊ भूमि थी, आप पहले समझो, क्योंकि आपने देखा है कि वो राजस्व के लिए, जीवानी के लिए क्यों इतना प्रयास थे, क्योंकि सबसे पहले जो बंगाल की भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी, ठीक, और बंगाल उस समय शक्ति का प्रमुख केंद्र था। आप बंगाल के नाम पढ़ते हैं मीर जाफर अमीर कासिम है, अभी मैं आपको 3-4 क्लासें दी, एक मिनट ये उपजाऊ भूमि थी, दूसरा समुद्र के किनारे था, तीसरा शक्ति का प्रमुख केंद्र। आप जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ोगे तो सर्वाधिक राष्ट्रवाद, अरे यार साथ बैठो, उधर बैठ जाओ जाके, आप डिस्टर्ब कर देते हैं। आप जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे चंद्रवानी, तो आप देखोगे सर्वाधिक राष्ट्रवाद का जागरण बंगाल से हुआ, क्योंकि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका थी वो सबसे सक्रिय थी। उसका कारण था कि वहाँ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, बुद्धिजीवी कहते हैं, जो सही, क्योंकि अंग्रेज भी कोई काम करते थे, अंग्रेज कोई नीतियाँ बनाते थे, अंग्रेजों को कोई आदेश आता था, तो विरोध कौन करता है? बेचारा गरीब आदमी, अशिक्षित आदमी विरोध नहीं कर सकता। जब आप जान लेंगे कि ये नीति, ये कानून हमारे खिलाफ है, तो आप उसी का विरोध करते हैं। पंजाब में आपने ना MSC का इशू हुआ, तो पंजाब के किसानों ने विरोध किया, क्योंकि उनको लगता था कि हमें ज़्यादा घाटा हुआ। बाकी भारत बाकी उतने देशों में हमारी तरफ इतना नहीं, हम लोग की तरफ तुम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करें, धरना करें, तो लगता है कि सरकार कर रही है, वो सरकार जब भी कोई काम करती है अपने स्तर से, तो उसको WTO भी देखना है, ठीक है, जो भी करना है इस तरीके से उनको रहता है। जैसे हम लोग करें, हमारा जो पॉलिसी हो बेहतर स्टेट का पॉलिसी, लोक कल्याणकारी जाति का, अब उसमें क्या होता है कि हमको वैश्विक मानकों भी अपने आप को स्टैंडर्ड में अपने आप को रखना पड़ता है, समझ रहे हो। तो सरकार चाहे उस समय की सही, जब मुगल काल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी सही होती है वो कर दी थी, क्योंकि एक लोग तो कंट्रोल करेंगे ना, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं, भाई भारत की जनता ने उनको चुना है, तो वो शासन कर रहे हैं, उनको लगता है कि भारत की जनता की डिजिटल इंडिया ठीक थी, भारत के लोग के लिए मेक इन इंडिया ठीक है, उन्हें पता था कि बहुत बड़ी आबादी है जो जिनके पास शौचालय नहीं है, तो उन्हें स्वच्छ भारत मिशन चलाया, निधि साफ रहे, ऐसे बहुत सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना है, जो लाभ लोगों के लिए पैसे मिलती है। तो जो भी सरकार रहती है ना, चाहे वो
मुगल काल हो, चाहे गुप्त काल हो, मौर्य साम्राज्य हो, कोई भी हो, या ईस्ट इंडिया कंपनी ही हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर भारत को कंट्रोल किया तो उनको पता नहीं, पहले उन चीज़ों को समझा। जैसे जब कोई बजट बनता है, आपने देखा हो कोई योजना, कभी किसी योजना के लिए मनरेगा के लिए 75,000 कर दिए, कभी एक तो 96,000 कर दिए, कभी 70,000 ले आए। पहले एक बाकायदा पूरा प्लान बनता है। ऐसे थोड़ी 1757 में युद्ध हुआ, फिर सीधे उन्हें व्यापार करना, इकोनॉमिक करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो ओडिशा में किया, फिर बालासोर में आए, फिर वो सूरत में आया, फिर वो कटक में आया, उन्होंने मसूलीपट्टनम लिया। धीरे धीरे जो प्रमुख केंद्र थे उन्होंने सबको कंट्रोल करना शुरू किया, एक एक करके। पहले यहाँ बढ़े, फिर वहाँ बढ़े, क्योंकि आपके पास भी एक लिमिटेड सेवा में मानव संसाधन है ना। उनके पास भी जो उन्होंने सैनिक बनाए थे, यूरोप के जो सैनिक आए हुए थे, या फिर इंडिया के जिन लोगों को उन्होंने भर्ती की थी, सबका मेन मोटो यही था। उनने चाहे प्रशासनिक सहायता बनाई हो, चाहे कानून सहायता बनाई हो, चाहे न्यायिक सहायता बनाई हो, ठीक है। उनका मेन मोटो ये था कि हमें भारत पे राज करना है, हमें भारत पे व्यापार करना है और यहाँ से अधिक लाभ कमाना है। जैसे पुर्तगाल में आप बात को लगाऊँ, मैंने आपको बताया था कि 60 गुना लाभ कमा कर गया। तो शुरुआती जो भी कंपनियां थी, मोहम्मद गौरी आए, गजनवी आए, कुछ इतिहासकार कहते हैं ये व्यापार के उद्देश्य से आए, कुछ कहते हैं दारुल-इस्लाम का कॉन्सेप्ट था उसके लिए आए। इतिहास में एक चीज़ के लिए, एक टॉपिक के लिए, एक बिंदु के लिए अलग अलग दृष्टिकोण होता है, क्योंकि इतिहास का तो खेल है। जिस तरीके के प्राथमिक सोच और द्वितीयक सोच जो हमें मिल गया, उनके हिसाब से हमें चीज़ों को, हमारे देखने का नजरिया अलग है, आपके देखने का नजरिया है। क्योंकि इतिहास में लिखा जाता है ना, तो एक चीज़ को लोग अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। उनके हिसाब से ये राय है, उनके हिसाब से ये मत है, इस तरीके से। तो अंग्रेजों की जो सहायता बनाई या जो थोड़ा प्रोडक्ट बनाई, उनका भी यही था कि हम अधिक व्यापार करेंगे। फिर उनके पास रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग जैसे लीडर थे जो इनकी पॉलिसियों को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करते थे, इनको लागू करते थे। इनके पास एक कुशल नौसेना थी करने के लिए। मेन चीज था तो जब 15वीं-16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि इनको एक नई तरीके की सोच डेवलप की, और औद्योगिक क्रांति के जो होने वाले लाभ थे उन्होंने इंडिया में सही जिस जगह उन्होंने शासन किया, उन जगह चीज़ों को कंट्रोल किया, उन जगह न कहते उदारवाद एक तरीके से वहाँ बौद्धिकता फैलाई। उन्होंने पता किया भारत में सूती कपड़े का बहुत बढ़िया काम है, तो भारत का सूती कपड़ा वहाँ से लो और यहाँ लाओ, यहाँ बनाओ, फिर भारत में बेचो। एक तो भारत सस्ते दामों में चीज़ों को लेना, फिर उस कॉटन को अपने यहाँ मार्केट में मैन्युफैक्चर कराना, फिर उसको तुरंत भारत भेज के उसको बेचना। आपने देखो नील पद्धति, नील की खेती का जो इशू हुआ, तिलकटिया पद्धति में तिलकट्टा बीज काफी सुना है, वो नील ज़्यादा अच्छा है यहाँ के मुकाबले। तो उन्होंने जो भी पॉलिसी की, जैसे माल पूर्ति का सिद्धांत उनका था कि यहाँ बनाओ, भारत में बेचो, भारत में बेचोगे तो भारत में ज़्यादा लाभ कमाने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ ईस्ट इंडिया, क्योंकि जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने और किसी कंपनी को परखने ही नहीं दिया, और इंग्लैंड के लोग इस चीज़ का विरोध करते थे जो और व्यापार इसमें थे। उनका उद्देश्य ये था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन करेगी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तो व्यापार करेगी, उनका मेन उद्देश्य तो ये भी था। तो यहाँ के लोग थे, वो कहते नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का माल आ रहा हमारा, वो बाहर से सस्ते दामों पे जाती है और यहाँ पे मुनाफा कमाती है। वो कहते हैं हमारे लिए भी टैरिफ की छूट दी जाए, हमें भी भारत में व्यापार करने की छूट दी जाए, हम भी भारत में जाके मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो सबका उनका मोटा उद्देश्य यही था। तो मैंने आपको बताया, उनके पास कुशल सैनिक होना, कुशल नौसेना होना, उनकी लीडरशिप रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स जैसे लोगों के लिए होना। फिर उन्होंने धीरे धीरे आपने देखा 1973 का अधिनियम जो उन्होंने संसदीय नियंत्रण हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये लोग बहुत टूट रहे हैं, 1757 का 17 के बाद धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप वो बढ़ते गए आगे से। ठीक है, जो मोटी मोटी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, ये क्या क्लासिकल युद्ध अभी आगे लिखाऊंगा, बताऊंगा मैं बक्सर का युद्ध जो दिखाना है, इसका मैं क्यों हुआ, फिर क्या कारण थे, अब आप देख लो अगले जो भी सफलता के कारण। इतना आपको समझ में आ गया मोटा मोटा? किसी को और समझना हो तो आप बता दो। आप बताओ, बंगाल के युद्ध को सबसे पहले उन्होंने रूल किया,
बंगाल पे ही सबसे पहले रूल क्यों किया इन्होंने? फर्टाइल लैंड की वजह से। बट सर वहाँ पे जितने भी मतलब कि इंडिया जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जो जैसे टाइप ऑफ होता है सब वही का दिखा है। उन्होंने सोचा कि यार हम यहाँ पर कंट्रोल अगर कर लेंगे आसान होगा कि दुनिया के अलग पार्ट में भी। आप बताओ मतलब बंगाल का क्यों हम लोगों ने सब 70 एनजीओ को केंद्र बनाया हुआ बंगाल में है? हाँ ठीक है। और दूसरा आप बताओ। हाँ, और एक तो ये लैंड उपजाऊ थी, दूसरा समुद्र के किनारे था। ये सबकी सरकार केंद्र के ध्यान कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ से भारत के सभी भागों में आना आसान हो जाएगा। समझ रहे हो आप? और कोई किसी के मन में कोई क्वेश्चन उठता हो कि सर मुझे ये नहीं आ रहा तो आप ये बता दीजिए। किसी के मन में आ रहा है क्वेश्चन? इसी के हाथ खड़ा करता हूँ कि सर आपने ये बताया मेरे को समझ में नहीं आया। है कोई? अन्य को तो गिराओ। पहले आप देखना पुर्तगालियों को पता नहीं। पहला तब लाए हैं 12 लाइने हैं। पहला आप समझ पुर्तगालियों को पता किया हुआ, फिर अंग्रेजों ने कैसे अपनी सफलता प्राप्त की ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। देखो पहले पुर्तगालियों का पता नहीं। देखो 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 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य का लगभग समापन हो गया। समाप्त हो गया। और इसका स्थान अंग्रेजों व डचों ने ले लिया। इसका स्थान अंग्रेजों व डचों ने ले लिया। पहला देखो 1588 के 'नौसेना युद्ध में 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को पराजित किया। स्पेन को पराजित किया। स्पेन तो बचा था। अंग्रेजों ने स्पेन को पराजित किया। जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई, अवैध हो गई। इसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। पुर्तगालियों के अंदरूनी मामलों में पुर्तगालियों के
पुर्तगालियों के अंदरूनी मामलों ने उनकी शक्ति को कमजोर किया। पुर्तगालियों के अंदरूनी मामलों ने पुर्तगालियों के अंदरूनी मामलों ने उनको अंदर से उनकी शक्ति को अंदर से कमजोर किया। पॉइंट नंबर 3 देखो, पुर्तगाली समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व, कुलीन लिखा कुलीन का मात्र कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था। कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए इतना अधिक प्रवृत्त नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सकें। मतलब उनका इतना कंट्रोल नहीं था कि वो स्टेट को इतना चैलेंज नहीं कभी कि तुम हमारे हिसाब से चलोगी। अपने पुर्तगाली साम्राज्य का वहाँ की सरकार की उसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। अगला पॉइंट है धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मान थे। एवं कई स्थानों पर समझ पा रहे हैं आप? धर्मान कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तित कराया। पुर्तगाल के समय विक्टोरिया पुर्तगाल के समय विक्टोरिया आया समझ में? पुर्तगाल के समय विक्टोरिया एकमात्र व्यापारिक अड्डा था।
एकमात्र व्यापारिक अड्डा था, एकमात्र व्यापारिक अड्डा था जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई, इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार तक सीमित रखा। जिसमें उत्तरी अफ्रीका द्वीप लिखूं, लिख दे रहा हूँ सर, द्वीप, दमन, गोवा, उत्तरी अफ्रीका, द्वीप, दमन, गोवा, उत्तरी अफ्रीका, तिमोर, द्वीप, दमन, गोवा, उत्तरी अफ्रीका, तिमोर तक ही सीमित रखा। उन्होंने भारतीय जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति, भारतीय जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति को अपनाया। असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं। आपने देखा होगा ना कि ऐसे कई शासक जो सहिष्णु थे, टॉलरेंस मतलब आपके विचारों का भी, हम आपके धर्म का, आपके धार्मिक नीतियों का भी हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम अपनी नीतियों का सम्मान करते हैं। अब आप बहुत सारी घटनाएं ऐसी देख रहे होंगे देश में घटित होती है, जब टॉलरेंस का मैटर आता है वो कहते नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, वो कहते नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, लोग कहते नहीं जो हमारा हिंदू धर्म है बहुत सनातन है, पारंपरिक है, उसने पूरी दुनिया को एक वे ऑफ मेहनत दिया है, लाइफ दी एक तरीके से, और उसी संस्कृति पद्धति से हमारा जीवन संचालित हो रहा है। ठीक है, कावड़ के सूबे जैसे आप लोग देख रहे हो, एक मिनट आप कावड़ का युग चल रहा है, ठीक है, तो आप देख रहे हो कई जगह पे ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि कावड़ियों की जो कावड़ होती है वो खंडित हो जाती है, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। अब उसी पे कुछ लोग मत हो जाते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे वर्ग मतलब हिंदू धर्म में वर्ग है जो बौद्धिक वर्ग है बहुत, ठीक है, जो बोलता है कि भगवान है ही नहीं, वेद रामायण सब पुराण ये है, ये पुरातन पंथी मनुस्मृति के आधार पर चल रहे हैं, ये ब्राह्मणवादी परंपराओं को थोप रहे हैं। ठीक है, वो उन्हें दिखाएं कि आप इसलिए पिछड़े हैं कि जो गरीब हैं वो बीसी ऐसे हैं जिनके बच्चे कावड़ लेने जा रहे हैं, वो आपके दिमाग को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कावड़ हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा है। तो जो कहने ये अशुद्धता के साथ पेश आ रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो जो सैकड़ों शासक हुए उन्होंने अपना भी सम्मान किया अपने धर्म का, और उनके साम्राज्य में जिस भी धर्म के, जाति के, वर्ग के, नस्ल के, रंग के, रूप के लोग रहे, उन्होंने उनका भी सम्मान किया, उनकी संस्कृति का भी सम्मान किया। ठीक है,
तो मेजर पॉइंट क्या थे उनके, उन्हें जी गगन हुआ तीन, एक तो वो सीमित क्षेत्र तक है, ठीक। उनका जो शासक था वो निरंकुश था, सबसे पहली बात। दूसरा, उनके पास रावट क्या है, 12 निफ्टिंग जैसे वायसराय नहीं थे, शासक नहीं थे, सेनापति नहीं थे जो उनका नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। क्योंकि पुर्तगाली को तो स्पेन ने वैसे चैलेंज कर दिया। पुर्तगाल की अपेक्षा स्पेन की जो नौसेना थी वो बहुत ऊंची थी, और स्पेन के मुकाबले 1588 का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने स्पेन को हरा दिया। और जो बेदरा का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा वो करने के लड़कों के कार्य में उसकी रेटिंग क्या थी बताओ। बेदरा के में से डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। और बांडीबास सर वो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। आप बताना बांडीबास क्यों कब हुआ था, बताया तो था ना आपके लिए। अंग्रेज भी स्टेप बाय स्टेप ही बढ़े, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ी, एकदम नहीं कि बंगाल। उन्होंने क्यों बंगाल को कंट्रोल किया सबसे पहले, बताओ उन्होंने बंगाल कंट्रोल क्यों किया सबसे पहले। ये तो फर्टाइल और सेंटर ऑफ पावर था सर, और सबसे इजी मतलब ट्रेडिंग रूट था सर। तुम बताओ क्यों किया सबसे पहले उन्होंने बंगाल को कंट्रोल किया। सर हाँ, उन्हीं की चौकी और हाँ, मतलब बुद्धिजीवी लोग थे जो इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते थे, उनकी भाषा में बदला है। और ट्रेड रूट वाला कौन सा, जी, और फिर तुम बता रहे हैं। हाँ बताओ ना, आप भी नाम भी आप बता रहे हैं, आप बताओ। हाँ खड़े हो। हाँ, और तीसरा क्या बताया था, शक्ति सत्ता का केंद्र था, ठीक है। जब मध्य पूर्व के लोगों ने भारत पे आक्रमण किया तो वो एक रास्ते से आए और उन्हें दो ही दर्रों को चुना, या तो वो गोलन दर्रे से आए, वो खैबर दर्रे से आए। जब यूरोपीय शक्तियों ने आक्रमण किया, यूरोपीय शक्तियां सम्राट करने के लिए, तो वो यूरोप के रास्ते इस माध्यम से क्यों, क्योंकि उन्होंने कुतुबनुमा यंत्र की खोज कर ली थी जो उन्हें दिशा सूचक ज्ञान देता था कि समुद्र में हवाओं की गति किस साइड से, इस तरीके से वो अपने जहाज को इस तरीके से ले जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, जब दिशानुमा यंत्र कुतुबनुमा का निर्माण हो गया, उन्होंने उनको एक वे बता दिया कि आप ऐसे नहीं ऐसे जाओ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें उनको सुगमता रही, क्योंकि यहाँ कोई भी जहाज हवाओं की विपरीत दिशा में नहीं चल सकता कभी भी। आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी में व्यापार करना दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है, सबसे। आपने बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना किसने, बर्मुडा ट्रायंगल नहीं सुना किसी ने। एग्जिस्ट करता है तो इसकी कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहाँ हवाओं का और पानी का गति इतनी तेज होती है कि उस क्षेत्र में कोई जहाज जा ही नहीं पाता है। और उसकी एक मतलब जैसे होता है जो एक तरीके से मुस्लिम धर्म में बर्मुडा ट्रायंगल को ज़्यादा माना जाता है। उन लोगों को माना जाता है कि यहाँ पर नहीं होता कि दैवीय तत्वों का होना, कि वहाँ पर जब जहाज जाएंगे तो यहाँ डूब जाएंगे, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में कोई जहाज गया नहीं, जितने भी गए सब डूब गए, जितने भी गए सारे जहाज डूब गए उनके, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, जब उनको लगा कि दिशा सूचक कुतुबनुमा सब आ गए, हमारे हिसाब से जहाज चले जाएगा, तो उनको बहुत आसानी है यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। और आपने पूछा कि केरल में क्यों नहीं आए, तो केरल समय शक्ति सत्ता का केंद्र नहीं था। अगर आप बंगाल को कंट्रोल करेंगे तभी आप स्टेप बाय सूरत में, बालाकोट में, नैनपट्टनम में, गजनी आए, जो भी आए, उन्होंने जहाँ जहाँ अपनी कॉलोनी बनाई और जहाँ भी अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी की, चाहे वो सूरत में की हो 1633 में, चाहे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम सुना आपने, जो मद्रास में था, किलेबंदी के सबसे ज़्यादा इशू हुआ। उनने मेन में कोई इलाके चुने, चाहे उड़ीसा का बालासोर हो, चाहे गुजरात का सूरत हो, ठीक है, चाहे तमिलनाडु का नैनपट्टनम हो, कोई केंद्र उन्होंने चुने जो बिल्कुल समुद्र के किनारे थे, ताकि उनको यहाँ से आने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। जब हवाएं इस विपरीत चलती थी तो उन्होंने सूरत को केंद्र बना दिया, क्योंकि जब सूरत को जाते हैं ना, यहाँ से माध्यम से देश के अन्य देशों में चीज़ों को भेज सकते हैं, और जब हम यहाँ से जाकर करने आएंगे बंगाल से, तो बंगाल के माध्यम से ऑर्डर हम भेज सकते हैं। कभी आपने सुना कि वो कर्नाटक में आया सबसे पहले, कभी आपने सुना
ये तमिलनाडु में सबसे पहले आए। उन्होंने इसको ही मुख्य केंद्र बनाया कि वो यहाँ से सूरत के रास्ते से देश के अन्य हिस्सों में आ सके, बंगाल तक पहुंचे, देश के अन्य हिस्सों में जा सके। मेन मोटो उनका यही था, इससे ज़्यादा नहीं था। अब फिर उनको महाराजा एलिजाबेथ ने उनको चार्टर दे दिया 1600 का। फिर उनको पहले दिए 15 ही सालों का दिया पहले, कि आपको पहले 15 साल की अनुमति दी जाती है। तो उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी मात्रा में उनको रेवेन्यू दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 1609 में उसी चार्टर में एक संशोधन कर दिया कि जब तक हमको कोई ट्रेड के मामले में कोई अन्य तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, तब तक आप ही लोग व्यापार करो। तो उनको परमिट मिल गया ना व्यापार करने का। लेकिन जो इंग्लैंड की और कंपनी थी, ब्रिटिश शासन जो कंपनी थी, उनको दिक्कत थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ भेज रहे हो, भाई हम भी तो कंपनियाँ हैं, हम भी तो माल बना रहे हैं। उन्होंने यहाँ के सूती कपड़ा को मैन्युफैक्चर से लेके इंग्लैंड में ले गए, यहाँ के सूती कपड़े को मैन्युफैक्चर किया और इंडिया में ले आए और दोहरा लाभ कमा रहे थे। जब आप दादा भाई नरेंद्र की वो जो ट्रेन थ्योरी है कि कैसे कैसे इंडिया की उसमें अपना जो होम चार्जेस था, फिर जो ब्रिटिश सेना यहाँ रहती थी उसका भी सारा खर्चा, ब्रिटिश लोग जो वहाँ यहाँ से वहाँ जाते सामान उसका भी खर्चा। फिर जब इंडिया वाले यहाँ सामान भेजते थे तो ये दुगना चुंगी लगाते थे, और जब इनका सामान भारत के लिए आता तो वहाँ चुंगी का कोई मामला ही नहीं था। इसलिए आप पढ़ोगे भारतीय हस्तशिल्प को, इंडियन हैंडक्राफ्ट को अंग्रेजों ने कितने बढ़िया, कितने सने धीरे तरीके से उसका पतन किया कि उसको खत्म ही कर दिया। क्योंकि बहुत क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उनके पास अच्छे यंत्र थे कि किसी भी बहुत देर के काम को, बहुत बड़े काम को बहुत आसानी से कम समय में कर लें। वहाँ के जो अच्छे अच्छे कारीगर थे उन्होंने भेज दिए इंडिया में, यहाँ वहाँ भी काम करो, यहाँ का माल ले जाके वहाँ तो वो होना ही था। क्योंकि माल पूर्ति का जो सिद्धांत था, इंडिया में जितनी ज़रूरतें हैं आप यहाँ से भेजते हो, उससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं था दूसरा। और उन्होंने इस तरीके की उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, चाहे वो न्याय संहिता के माध्यम से, चाहे प्रशासनिक संहिता जो उनकी रही हो। तो आप आज देखते हो, हम लोग तो राज्य साहित्य तहसील में हम देखते हो अंग्रेजों काल की है। अभी तो हालांकि 3-4 जुलाई से शायद चेंज हो गई, पिछली जुलाई से। अब तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया, उन्होंने अपना एविडेंस बना लिया, उसमें आर्टिकल मतलब कुछ आर्टिकल को चेंज किया है और उनको सुधार किया, कुछ को हटा दिया है पूरी तरीके से। क्योंकि उनका रहता है 70-75 साल गृह मंत्री का था मोदी जी ने, जहाँ 70-75 साल हम लोग को हो गए, तो हमको अपनी मतलब हमारा भी अधिनियम साक्ष्य अधिनियम होना चाहिए। हम कब तक अंग्रेजों के कानून के हिसाब से देश को रेगुलेट करते रहेंगे, जब तक उनको लगा, जब तक उनके पास संसाधन नहीं थे, तब तक उन्होंने उस चीज़ को वे ऑफ मेजर में चलाया। फिर उन्होंने लगा कि नहीं, ये कानून पुराने हो गए और ये अप्रासंगिक है, अब इनका कोई बहुत मतलब नहीं है। और समाज जब बदल रहा था तो चीज़ों की और जरूरत पड़ गई। जैसे आप देखो संविधान का संशोधन हुआ, होते रहते हैं, तो जो उस समय अनुच्छेद थे, जो उस समय कानून था, वो उस समय अप्रासंगिक था, उस समय प्रासंगिक था, अप्रासंगिक हो गया। उनको लगा नहीं कि इस साहित्य में हमको और चीज़ों को बदलना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की तमाम तरह की चुनौतियाँ समाज में आ रही है, कानून में आ रही है, न्यायपालिका में आ रही है। तो उनको दहेज प्रथा नियम था, पहले नहीं था, घरेलू हिंसा नियम था, नहीं था, 2005 में आया। दहेज प्रथा नियम 2012 में आया। GST था पहले 2017 में आया। पहले बहुत सारे कर थे, अब उन्होंने एक ही में उसको मर्ज कर दिया। उनको लगा कि चीज़ों को ऐसे रेगुलेट कर सकते हैं, तो वैसा ही अंग्रेजों ने किया। जब उनको लगा कि हमें तो यहाँ शासन करना है, अब उनको ये थोड़ी पता कि हम 1947 क्या देखो दिक्कत है क्या, यहाँ मुझे पूछ नहीं दिया, हमको बोल रहे थे कि 1947 इलेक्शन में चले जाएंगे। उनका तो मेन मोटो था कि हम अब यहाँ काफ़ी समय तक व्यापार करेंगे, अंग्रेजों का स्थापना करेंगे, उसी हिसाब से उनकी सारी साम्राज्यिक नीतियाँ, औपनिवेशिक नीतियाँ उसी अनुरूप उन्होंने बनाई, सारा काम किया था। अब आपने पुर्तगालियों की सफलता का कारण पढ़ लिए, अब आपको अंग्रेजों की सफलता का कारण है, तो आप देखिए 8-10 पॉइंटों में। इसको मिटा दूँ और इसको लिख दिया और पहली बात तो आपको कभी मेरी समझ में प्रेस परीक्षा
परीक्षा में पूछेगा नहीं, ठीक, लेकिन तब भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और आपको जब अंग्रेजों ने भारत में शासन किया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो कम से कम आपको भारत का मानचित्र बनाकर, इधर उसमें बहुत अच्छा नहीं हो पाता है यार, कम से कम आपको जो मेन सेंटर थे अंग्रेजों के, जहाँ से वो व्यापार को रेगुलेट करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, माल में मैंने व्यक्ति वाले माल को एक स्थान से दूसरे जगह भेजा जाता, तो उतने केंद्र आपको याद होने चाहिए। बंगाल है, सूरत है, उड़ीसा का बालासोर है, मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ठीक है। मान लिया क्वेश्चन तो भी आई है, कंप्लीट हो जाती है ना जवाब बैठता, तो 4-5 सेंटर जो है ना आपको पता होना चाहिए हमेशा। जब तो पूछने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, कितने केंद्रों के माध्यम से किया था? कश्मीर तो गए नहीं अंग्रेज कभी, सुना किसी किताब में कम पड़ा कि कश्मीर गए हो? तो ये 4-5 चीजें तो आपको मैंने बताया, सूरत बताया, उड़ीसा बताया, संस्कृत दौर बताया, बालासोर दौर बताया, ये मेन अड्डे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को कुछ भी पूछ देगा, सिलेबस में तो है ही, पूछ देगा कि यूरोपीय शक्तियाँ जो भारत में आई, अंग्रेजों ने किस प्रकार सफलता प्राप्त की, अंग्रेजों के लिए वो कैसे सहायक हुए, तो आप उसको लिखते कि, और जब हम मानचित्र बना देते हैं किसी चीज़ का, मैंने आपको बताया था ना कि टी-शर्ट अगर रंगीन हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है सादा होने की अपेक्षा, क्योंकि अगर आप लाइन टू लाइन देखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आता है। जब आप फ्लो चार्ट बना देंगे ऐसे करके, आप बना देंगे इस तरीके से बना दो फ्लो चार्ट, या फिर गोला बाई गोला बना दो, यहाँ लिख दो ऐसे करके, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे करके, तो वो क्या देखेगा क्या कि क्या चीज़ है। आप भी कॉपी चेक करोगे तो आपको भी पड़ जाएगी यार क्या है। और अब तो जितने भी यूपीएससी की कॉपियाँ आ रही हैं, वो यूपीएससी को जो भी कोचिंग अपना नोट्स दे रहा है, मटेरियल दे रहा है, उन्हें बहुत लगभग आपको कोचिंग में फ्लो चार्ट डायग्राम खुद ही बना के दे रहे हैं। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था भैया ने कि आपको मैथ प्रमाण करनी चाहिए कि एनसीईआरटी, तो मैथ प्रमाण मानचित्र उतने नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको छोटी छोटी मिल जाएगी, इन्हें भी जानिए क्या आप जानते हैं, क्योंकि 15वीं शताब्दी में कैसा भारत था उसका मानचित्र अलग होगा, 16वीं शताब्दी में कैसा भारत था उसका मानचित्र अलग हुआ, क्योंकि वो एक लाइन में लिखते हो, एक लाइन ही 3 से 4 पन्नों की व्याख्या करती है। इसमें आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटर के माध्यम से संबंधित नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को लागू हो गया, तो उन्होंने तो एक लाइन में लिख दिया। अब आप कहोगे 1773 का ये जो एक्ट था उसमें तो 10-12 प्रावधान है, न्यायपाल की उसकी स्थापना हुई है, उसमें रिश्वत को भी कंट्रोल किया, आप किसी को बाहर नहीं ले सकते हो, ऐसे में कई बहुत सारे प्रावधान है उसमें, ठीक है। तो आप इसके लिख लो अंग्रेजी सभ्यता का कारण पहला, देखो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा महारानी एलिजाबेथ के द्वारा सन 1600 में व्यापारिक गतिविधि हेतु चार्टर प्रदान करना, व्यापारिक गतिविधि हेतु चार्टर प्रदान करना, चार्टर के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनुमति देना, ऐसे नहीं, चार्टर के माध्यम 1600 के चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करना या व्यापार करने की अनुमति देना। अब तुम्हें एक लाइन को रखे तो आए नहीं कि ऐसे ऐसे लिखवा दिए, कुल मिलाकर 1600 के चार्टर के द्वारा उनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, ऐसे समझो एक लाइन में, हाँ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की।
हॉकिंस, 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 जॉन हॉकिंस। तो माइंड इन्हें 2 दिन इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अटकेंगे। हॉकिंस, हॉकिंस और थॉमस लो के माध्यम से, हाँ थॉमस लो, थॉमस लो, थॉमस लो। थॉमस लो के माध्यम से तो यार ये 1608 में आया था, ये 1617 में आया था। हॉकिंस आ गया था 1608 में। उसको व्यापार करने लगते मेरी सूरत में उसने अनुमति दी। थॉमस वो आया था 1619 तक रहा, वो 1608 में आया, 1611 में रहा। दोनों अलग अलग टाइम पे, जैसे अभी भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, देखा हमने रूस यूक्रेन में हो रहा है तो कोई दूसरे देश मध्यस्थता करना नहीं है, आप लोग छोड़ो। इजराइल फिलिस्तीन का हो रहा है तो वो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव चलता है कोई, तो कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग उसके पक्ष में हैं। और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई जैसे देश फिलिस्तीन के पक्ष में ही नहीं है। बाकी दूसरे देश तुर्की देखा हो, पाकिस्तान देखा हो, और देश हैं वो फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। वो कहते हैं जब विराट सिद्धांत को हम मानता नहीं देंगे, हम फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं आएंगे। उनकी अपनी सोच है। वो भी मुस्लिम देश है, वो भी मुस्लिम देश है। जो स्टेट बाई रीजन है वो ज़्यादा फेमस होते हैं, जिसका जहाँ हिट मिल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, कुवैत है या संयुक्त अरब अमीरात है या सऊदी अरब, बाहर का लोग करते ही नहीं है क्योंकि पता नहीं भारत हमसे कितने अरबों खरबों रुपए का तेल लेता है। भाई हमको तो अपना देश चलाना है, ये मुद्दे तो चलते ही रहेंगे, तो ये मुद्दे तो चलते ही रहेंगे। चल ही रहे आप छोड़ के ना, 1948 में चल रहा है, 80-40 साल हो जा रहा है। आगे देखो क्या मैं क्या बोला, जॉन हॉकिंस, थॉमस लो जैसे दूतों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों हेतु व्यापारिक गतिविधि हेतु व्यापारिक गतिविधि हेतु व्यापार अनुमति मांगना, व्यापार अनुमति मांगना और व्यापारिक रियायतों का को मांगा जाना था। व्यापारिक रियायतों मतलब छूट, व्यापारिक गतिविधि हमें प्रदान करो कि हम यहाँ व्यापार कर सकें और व्यापार में हमें छूट प्रदान करो। देखो इन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनियों, संधियों, षड्यंत्र कहते हैं तू मेरे खिलाफ षड्यंत्र चलेगी, सब बता रही है। यहाँ कुछ और बता रही, वहाँ कुछ और बता रही है। कहते रही यहाँ भी बात कर रही, वहाँ भी बात कर रही है। लड़के कहते तो इससे भी बात कर रहा हूँ, उससे बात कर, धोखा दे रहा हूँ। क्या कह रहे आपने? चेतावनी, संधि, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। आक्रमण का सहारा लिया। बहुत गर्मी है ना यार, बहुत गर्मी। हाँ, बात होता जा रहा है, वायुमंडल के पास की मापता जा रहा है। इसके माध्यम से
कहती देखो इसके माध्यम से उन्होंने अन्य यूरोपीय शक्तियों को परास्त किया। अगला पॉइंट है अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार। समझिए मुस्कान आ नहीं रही हूँ, पता नहीं कहाँ रुक जा रही हूँ। अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार, स्थान नहीं, कल से आगे जाकर भी सुनती नहीं। गर्मी है यार, गर्मी है ना, तुम्हें तो और लग रही होगी। देखो इसमें देखो पुर्तगालियों के प्रभाव को और शक्तियों को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। कारखानों की स्थापना की। देखो 1623 ईस्वी तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ौच और सूरत और भड़ौच क्या बोला, कैसे होगा उसको देखना। मैंने बोला क्या कहीं बताओ। 1623 ईस्वी तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ौच और अहमदाबाद में भड़ौच तो गया, भड़ौच अहमदाबाद तो गया है, गई हो। भड़ौच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए। और कंपनी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनकी किलेबंदी की गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनकी किलेबंदी की गई। किलेबंदी फोर्टिफिकेशन। घर मारा, घर है कितने दरवाजे? एक है, दीवारें हैं खींची हुई है कि नहीं? सामने से कि पीछे से, एक सब तरफ से? ऐसा क्यों किया गया बताओ? ताकि मुस्कान घुस ना जाए। तुम्हारा क्या नाम है मुस्कान? तुम्हारा क्या नाम था पीछे? सैफी। तुम्हारा नाम का मैं बता रहा हूँ उनको। सौबे सुबह मनपिसा। और वो कौन थी? सौबे सुबह की नाम था उसका?
सफेद नूर यार, कौन है सफेद नूर? अरे तुम हो सफेद नूर। अरे यार सफेद नूर मदरसा और सैफी। आगे देखो, इससे उनकी क्षेत्र विस्तार और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है। इससे उनकी साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डचो एवं मुगल सत्ता से बचने के लिए डचो अब तुम नहीं आज जो आगे समझ में नहीं आएगा तुम्हें सैफी। डचो एवं मुगल सत्ता से बचने के लिए मुगल सत्ता से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ईस्वी में हुमायूं 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने ओमरपुर पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी। गाना गा रहा है कौन आई? आपको घरों बात कर लो, बाहर जाकर मैं ये कर लो। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी। इसके पश्चात वे पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। आगे देखो, अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी बात करना इतना की। हाँ बाहर जाके चले जाओ, शाम तक बात करो जब तक करने का मन है। कब तक कौन सी इंपॉर्टेंट बात चल रही है? 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्थानीय राजा से मद्रास को लीज पर ले लिया, किराए पर ले लिया। लीज ब्रैकेट में लिखा किराए। हाँ मद्रास को लीज अर्थात किराए पर ले लिया।
1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से, विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहीं पर सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण कराया गया। आगे देखो 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह कर लिया। जिससे उन्हें बम्बई दहेज में मिला। मंत्री साहब बहुत हफ्ते दहेज में बम्बई मिल गया, बताओ। हाँ 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया और बम्बई उनको दहेज में मिल गया। ठीक, आप लोग को मन में विचार आ रहा होगा कि यार दहेज में बम्बई मिल गया। आप सोच रहे होंगे ऐसी लड़की शादी करेंगे इसका भाई नहीं 100 का प्लाट मिल जाए। हाँ भाई साहब, इतने में समझ में आ गया सबको? इसको नहीं समझ में आया? सर ये समझ में नहीं आया, दहेज में हमको कम से कम उत्तर प्रदेश में दिला दीजिए आप। मैं सोच रहा है यार दहेज मुंबई में रहेगा, कार गाड़ी हमको पूरे टीवी मिल जाती है, ज़्यादा ठीक रहता। दिलवा देंगे दिलवा दो तो यार बेचता भेजेंगे। देखो ऐसा होता है ना, हर चीज़ के दो मतलब मैंने सुना। कभी कभी ये होता है ना कि कोई पिता होता है ना, वो अपनी संपत्ति को लड़की को हिस्सा नहीं देता है, तो जरूरत की सारी चीज़ें देता है और अपनी लड़की दे रहा है, कम बड़ी बात है। ये वक्त में खाना बना के खिलाएगी और तब भी उसे पिलो में पकड़ के घर में हिंसा नियम, दहेज नियम, घर नहीं लाई, कूलर नहीं लाई, टीवी नहीं लाई। इसलिए लड़कियों आपसे कह रहा हूँ इतना पढ़ लो कि जरूरत की सारी चीज़ें अपनी सैलरी से जाना और जो पैसा कमाओ हस्बैंड को देना। समझ रही ना, तुमसे ही कह रहा हूँ, ऐसे मत देना हस्बैंड। हाँ बिल्कुल सही। अगला पॉइंट देखो, पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। देखो 1630 ईस्वी के बाद
पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति, लड़का लड़की है जो न्याय में, तो तुम कोई सलाह देना चाहता हो सर ऐसे और पढ़ाओ, कोई तरीका हो सर ऐसे और, तो तुम्हें बोले कि सर थोड़े बार समझा दिया तो तुम लिखवा दिया करो, कोई एक आध तरीका तुम्हें और पता हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर दो। है कोई? नहीं है ना? देखो 1633 में 1633 में उड़ीसा के बालासोर लिख लोगे? लिखवा दो। उड़ीसा के बालासोर है, उड़ीसा के बालासोर ये हो गया 1633 में, और ये 1651 में हो गया हुगली। ठीक है, ये दो सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है साउथ में अंग्रेजों के, उड़ीसा के बालासोर और 1651 में हुगली। इसके पश्चात बिहार में पटना, बंगाल में ढाका और कासिम बाजार, बंगाल में ढाका और कासिम बाजार, बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में कई कारखाने खुले। बंगाल में कई कारखाने खुले। 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कोरोमंडल तट तक, कोरोमंडल जो इलाका नहीं है ऐसे वाला कोरोमंडल का तट है जो, कोरोमंडल तट तक सेंट जॉर्ज किला जो मद्रास में था, सेंट जॉर्ज किला वो उनके नियंत्रण में आ गया, सेंट जॉर्ज किला वो उनके नियंत्रण में आ गया। अगला पॉइंट है कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। अगला पॉइंट है कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। ये आखिरी अड्डा है उनका कलकत्ता। वैसे आपको पूछेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को समझाइए, या ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार भारत में साम्राज्य को या व्यापार को नियंत्रित करने में सफल हुई। तो आप चलेंगे प्लासी, बेदरा का युद्ध, बाटीदास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पहले तो युद्ध के माध्यम से, फिर जब आप बक्सर राज्य पढ़ेंगे तो अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की संधि, संधियां आप पढ़ा ना, संधि के माध्यम से, आक्रमण के माध्यम से, शानदार निवेश के माध्यम से, धीरे धीरे क्रम से एक एक करके उन्होंने चीजों को कंट्रोल किया है। गिरिवंती की उन्होंने अंत में पहुंचे कलकत्ता की, यहाँ को कंट्रोल करो और यहीं से सारी चीज, जैसे भाजपा को चुनाव जीता रहता है, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, तो किसको कंट्रोल करते हैं? उत्तर प्रदेश को। क्यों करते हैं?
क्योंकि लोकसभा सीटें सर्वाधिक ज़्यादा हैं। अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ एक सीटें कोई भी अगर आपका व्यक्तिगत मामला हो, कोई इस तरीके का कोई यहाँ व्यापारिक हेतु हो या कोई लाभ हो, तो आप भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे पक्ष में आए, हमारे हिस्से में आए। समझ रहे हो? आगे भी हो 1690 में बंगाल के नवाब 1690 में बंगाल के नवाब हाँ हाँ बोलो हाँ क्या कह रही है ये? कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत कैसे मुंतसा ने बताओ अपनी बहन जी को। हाँ तो अपनी फ्रेंड के साथ बैठ जा रहा है। एक मुस्कान 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान इब्राहिम नहीं समझ पा रहा है आप तुम लोग। बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रण दिया। आगे देखो 1691 के एक फरमान द्वारा 1691 के एक फरमान द्वारा 1691 के एक फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार मतलब समझ रहे हो कि कोई टैक्स या कोई चुंगी नहीं देने पड़ेगी तो व्यापार करने के लिए। चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। समझी? सैबी शैबी बी शैबी नाम तुम्हारी केवल सैबी। अच्छा तुम्हारा नाम मुंतसर ए या बी क्या? मंतिशा आ गई। मंतिशा मशरूर मंतिशा मशरूर। और क्या बोले? और तुम्हारा नाम इतना ही है केवल? तुम्हारा नाम है सवेदुल मोहम्मद। नहीं यार तुम लोग गलत जगह पे ऐसा नहीं। अच्छा आज मजा आया क्लास में? हैं? आज मजा आया? कोई कमी लगी? कोई दिक्कत? पढ़ाने के तरीके में कोई दिक्कत? अभी मेरे सामने कह रहे हैं हमें दिक्कत है, कोई दूसरा पूछ लेंगे तो सर को पढ़ाना ही नहीं। अच्छा मजा आया कि नहीं आज क्लास में? अब तुम्हें ऐसा ही मजा रोज आएगा, ठीक है? ऐसे आदमी की प्राप्ति रोज होगी। कोई मैं समझ गया कि तुम्हें पढ़ाना कैसे है। दो तीन दिनों मुझे लगा कि पहले तुम्हें लिखवाना उसके बाद समझा दी। अब मुझे साथ साथ समझाते चलो, साथ साथ दिखाते चलो और तुम्हें सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बहुत दुख की बात नहीं है। अपने लोगों का सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और तुम लोग आती नहीं हो यार, मुस्कान और ये कोई दिक्कत है क्या? यार फ्री में कोचिंग मिल रही तब तुम लोग नहीं आ रहे। ना कोई पैसा देना है ना कुछ देना है, खाली आपकी तो बैठना है। एक दो लड़की कौन थी जो वहाँ से आती थी? अमरिया कौन थी? आज नहीं आ पाई। ना शानजब नहीं आ रही है, ना वो उस्मानी आ रही है। आप लोग तो पास पड़ोस को उनको बोलो कि चलो यार, अब तो 2 दिन पढ़ते हो 2 दिन आते नहीं तो भूल जाओगे ऐसे।
काम किया कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं कॉपी में लिखते हुए समझाऊंगा। उसमें क्या है कि मान लीजिए तुम्हारा कभी टेस्ट हुआ, जैसे भैया कहते हैं बच्चों को टेस्ट लेना है, कुछ भी लेना है, या तुम्हें MCQ अगर तुम्हें 1 घंटा क्लास वही रात में चलेगी 8:30 से 9:30। हाँ तुम्हारी चलेगी, तुम्हें ऑनलाइन बिल्कुल हैं। तुम लोग चाहो तो टाइम पहले कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें कोई बहुत बोलेंगे। अरे हंसा देवी दहली दिखाया करो यार, अभी बिल्कुल भाई ऊपर से गति मिलेगी। ऊपर से जब शुभम भैया हैं या वो प्रदीप भैया वो बताएंगे, कोऑर्डिनेटर बताएंगे भैया काम करेंगे, अपने से कोई काम करना शुरू कर देंगे। उसमें तुम्हें जूम पे लिंक पे जुड़ना है, ठीक है सबको। हाँ तो उसमें मैं तुम्हें कम से कम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं तुमको कराया करूँगा। उससे तुम्हारी अब तो 1.5 घंटा ये 1 घंटा वो 2.5 घंटा बेटर करोगे, अब कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा हाँ करके कुछ नहीं बचेगा, पहले तक क्या थोड़ा सा बच जाए ना ऐसे इस तरीके से। उसमें देखो आगे 2-3 पॉइंट लिखो आप हैं। टैक्स फ्री क्रेडिट हाँ 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 उनने एक निश्चित राशि रख ली होगी, मतलब उन्होंने कहा कि व्यापार कर लो, यहाँ तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, पूरे समस्त साम्राज्य की एक ही कर लो। 1 साल के अंदर होगा उसमें फीस हाँ उतना वो फीस अदा करेंगे। अगला पॉइंट देखो, अगला इसमें शीघ्र ही अंग्रेजों ने देखो ये लड़की बेचारी मैरिड है, इसकी तब भी रोज आ रही पर डे बिना, ये हैं इनके फादर जो टीचर हैं ये भी रोज आते हैं। तो तुम्हारा को नहीं आए, तुम बता रहे थे 4 लोग हो तुम, शादी तो इसकी भी होगी है। अच्छा समय नहीं पा रहा हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम नहीं आ पा रही। तो मोना मुस्कान देवी है, कंटेंट पहुंच जाता है, कंटेंट क्योंकि बढ़िया पढ़ाई कंटेंट पहुंच जाएगा, सुनकर आएगा तो उसमें काम है। मैं यार तुमसे बार बार कह रहा हूँ, तुम जब तक किताबें खुद से नहीं पढ़ोगे, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें 2-3 चैप्टर पढ़ाती हूँ, तुम खुद से नहीं पढ़ोगे तो मेरे भी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुम्हें पढ़ के आना ही पड़ेगा घर से। यार 4-5 पेज होते 20 मिनट का काम होता है मुश्किल से, तो उन्हें बैठ के पेपर निकाल दिए तब तक आ गई। कह रहा तब दूंगी जब रोज मेरे साथ आओगे, मैं पढ़ मेरे साथ क्लास आया हूँ। देख लो आगे पॉइंट लिखो इसमें, अंग्रेजों ने शीघ्र अंग्रेजों ने सूता नदी में एक कारखाना स्थापित कर लिया और इसकी किलेबंदी कर दी ईस्वी में केवल 1200 रुपए में कंपनी ने राजस्व वसूली का कितना समय हो गया बेटा? 5 मिनट बचे, अभी है 5 चल रहा है। 24 कंपनी ने तो केवल 1698 ईस्वी में 1200 रुपए में कंपनी ने राजस्व वसूली का अधिकार खरीद लिया। इस प्रकार उन्होंने सूता नदी, गोविंदपुर और
कलकत्ता गांव की जमींदारी मिल गई। कलकत्ता गांव की जमींदारी मिल गई। लिख रही हूँ, फोन चला रही हूँ तो फोन चला रही हूँ उसका मेरा फोन आया, चुपके चुपके आगे से बाहर निकल गया, पता ही नहीं लगी। जमींदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी नब्बे वर्षों के अंतर्गत तीन प्रमुख बंदरगाहों बंगाल, मद्रास और बंबई पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहे। बंगाल, बंबई और तुम चाहो तो हल्का ये बना सकते हो टोटल टाइप। बंगाल, इसको तुम ना थोड़ा एक छोटा सा मैप बच जाता ना जिस तरीके से, वो तो मैं तुम्हें ना थोड़ा समझाने के लिए बता दूँ, तुम्हें अगर पता नहीं रहेगा तो तुम कैसे आगे तो जाओ बढ़ाओ। तो बंगाल, मद्रास, बंबई, जो चीज़ तुमने देखा वो तुमने मैप के द्वारा समझ लिया, ठीक है, क्योंकि यही मेन रीजन था। ठीक देखा ना इसको, और तुमको थोड़ा सा और चीज़ों और डिजाइन ला करनी है इसको। तो ऐसे कर दिया करो, तो अपनी बात को और रेखांकित करने के लिए जो ये मेन रीजन था ना ये वाला, तो तुम दिखा दोगे नहीं। क्या हुआ कि जो ऑपरेशन करने वाला हमारे ये चीज देख लेगा, ठीक है, समझिए सारी चीज। उमरात को कब्जा कर लिया, उन्होंने पुर्तगाली को खत्म किया, 1588 का युद्ध किया तो स्पेन को खत्म किया, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने किलेबंदी की, फिर उन्होंने इलाहाबाद की संधि, अलीनगर की संधि, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मतलब साम दाम दंड भेद सब तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए और समय ने उनका साथ दिया और कोई सत्ता थी नहीं जो विपक्ष में या विरोध में जो उनको चुनौती दी। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में और अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक लाइन लगेगी। फरोख्त 1717 में उन्होंने और ज़्यादा व्यापार का राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया था, तो कुम्हार चालू करा। ठीक, दिखाया समझ में और कुछ, ठीक है।